ममता बनर्जी ने अपना रास्ता बना लिया और इस रास्ते पर चलने की वो तैयारी शुरू कर चुकी है। अपने को बंगाल में स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल और खिलवाड़ किया। पूरब और पश्चिम दोनों को साधने के लिए नितिन नवीन को एक बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जो वर्तमान स्थिति बनी है उस स्थिति से निपटने के लिए एक बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी नितिन नवीन को। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लगभग 6-7 दिनों के बाद आपके सामने फिर से बाबा वाणी लेकर के हाजिर हैं। ऑफिस में आ गए हैं। आप लोगों की दुआ काम कर गई और एक बार फिर से आप लोगों की सेवा और बिहार सहित देश की राजनीति पर कुछ आपके साथ साझा करने के लिए बाबा वाणी में हाजिर है। एक छोटी सी बात कह करके मैं इसकी शुरुआत करूंगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि समय पर लिया गया फैसला अक्सर कारगर होता है। जीत और हार उसी पर निर्भर करती है कि आपने सही वक्त पर सही फैसला लिया कि नहीं लिया। कई फैसले हैं जिसकी चर्चा आपसे करनी है। पिछले कुछ दिनों में बिहार ने देश की राजनीति को एक नया सोचने का तरीका दिया है और ये सोच बिहार के भी कई पॉलिटिकल पार्टियों में आई है। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को जहां कमान दे दिया है, वहीं आपको बता दें कि इस देश की राजनीति में अब नितिन नवीन की चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि सर मुड़ाए ओले पड़े वाली है। लेकिन नितिन नवीन फाइटर हैं, ये भी बात सबको पता है, क्योंकि एक विकट परिस्थिति से राजनीति में आए हैं। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने कमान संभाला था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि नितिन नवीन ने अपने जो उनका 2.5 दशक के आसपास का राजनीतिक सफर रहा है, उस सफर को उन्होंने कैसे पूरा किया है। उस सफर में नितिन नवीन की प्राथमिकता क्या थी, नितिन नवीन को क्या क्या काम मिले, जो चैलेंज मिला उसको कैसे हल किया। लेकिन उससे बड़े बड़े चैलेंज अब उनके सामने होंगे। इस देश को चलाने के लिए जिस सरकार की जरूरत होगी, कई राज्यों में जो चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पार्टिसिपेट करेगी, क्या परिणाम लेकर के आएगी, ये सभी बातें अब नितिन नवीन को देखना है। और यहीं से शुरू होती है नितिन नवीन की अग्नि परीक्षा। एक बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने सही समय पर सही क्लिक किया है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है कि जो बातें नजर आ रही थी, सबसे बड़ी चुनौती उनके पास होगी बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बरकरार रखना। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं जो सबसे बड़ी चुनौती उनकी है, और इस चुनौती के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा भी फंसी हुई है, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात जब शुरू करते हैं हम, तो सीधे सीधे नजर आती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह से आज के डेट में नीतीश कुमार प्रासंगिक है और नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी नील डाउन करती है, ये नील डाउन उस सेंस में मत लीजिएगा, हम पॉलिटिकल नील डाउन की बात करते हैं कि नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी शर्त नहीं रखती है। शर्त नीतीश कुमार का होता है और भारतीय जनता पार्टी उसे ओबे करती है। यही स्थिति कभी ममता बनर्जी की हुआ करती थी जब वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे। कहीं ना कहीं सत्ता को लेकर के जिस तरह से मोल भाव करने के बाद उन्होंने रेल मंत्रालय अपने हाथ में लिया। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद रेल मंत्री हुआ करते थे, उसके बाद नीतीश कुमार रेल मंत्री हुए, इसके बाद बिहार से एक और नेता रामविलास पासवान को रेल मंत्रालय मिला। लेकिन उस रेल मंत्रालय में ऐसा कुछ क्या था जो ममता बनर्जी चाहती थी कि रेल मंत्रालय उन्हें मिले, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार अटल बिहारी वाजपेयी तक को मजबूर किया था कि उन्हें रेल मंत्रालय दिया जाए। लेकिन ये उनका एक सिंबॉलिक था, यहां से वो अपने कद को बढ़ा करके, और पश्चिम बंगाल की तरफ उनका ध्यान बहुत तेजी से चल रहा था। कहीं ना कहीं कई लोगों ने, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि मंजीत ठाकुर ने अपनी किताब में बंगाल में भाजपा को लेकर के एक बड़ी बात लिखी है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि ममता बनर्जी बंगाल के राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र पर भारी दबाव बना रही थी। ये उस समय की बात है जब ममता बनर्जी को बंगाल नजर आ रहा था, और इसको लेकर के पूर्वी मिदनापुर, पांशकुड़ा में हिंसा उपचुनाव हुए, और हिंसक उपचुनाव के बाद कहीं ना कहीं वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की जो उनका दबाव था, उसका विचार त्याग दिया गया। इसके बाद की कहानी शुरू होती है, और शुरू होती है सीधे सीधे एक छोटी सी बात। आपको पता है कि पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, और इस पेट्रोल के दाम के बढ़ने पर उन्होंने एक बड़ा ड्रामा शुरू किया, और यहां से वो भाजपा से अपनी दूरी बनाना शुरू कर दी। भाजपा में
लगातार ममता बनर्जी जो है वो एनडीए गठबंधन में अपना कद बढ़ा रही थी। आपको याद होगा लालू प्रसाद का वो सदन का भाषण, जिसमें उन्होंने ये बात कहा था कि रेल मंत्री बनने के लिए ममता बनर्जी ने क्या किया था, किस तरह से सेक्रीफाइस किया था, दबाव बनाया था, ये सारी बातें उन्होंने कहा था, जो कि सदन में खूब जम करके उपहास भी उसका हुआ था। 1999 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बंगाल में पहली बार 2 सीटें जीती और यहां से ममता बनर्जी को ऐसा लगने लगा कि बंगाल में एनडीए गठबंधन के लिए या ममता बनर्जी के लिए एक अवसर पैदा होने लगा है। ये तब का समय था जब धीरे धीरे करके अपनी जमीन वहां बनाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही थी। मैंने पहले ही बताया कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपने पूरे जो राजनीतिक सफर है उसको ला करके पश्चिम बंगाल की तरफ फोकस कर दिया था और यहां से उन्होंने एक बड़ा काम शुरू किया था। जैसे जैसे कद बढ़ रहा था भारतीय जनता पार्टी का, वहीं एक घटना घट गई और एक रैली में उन्होंने शाहनवाज हुसैन के साथ भी थोड़ा सा मिसबिहेव किया था। इसको लेकर के चर्चा होती है। कई पत्रकार जो है उस समय के वो इस बात की तरफ करते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को यह बात अच्छी नहीं लगी और यहां से ममता बनर्जी और एनडीए के भीतर यानी भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ कुछ बातें चलने लगी। इसके बाद तहलका कांड सामने आ गया। इसमें एनडीए छोड़ने का बहाना मिल गया और उन्होंने रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के इस्तीफे की मांग करते हुए एनडीए गठबंधन में विस्फोट कर दिया। 2001 में वाजपेयी सरकार ने से समर्थन वापस ले लिया और इसके पीछे 2 बड़ी वजह थी। अब इसमें पहली वजह थी मुस्लिम वोट बैंक, जो कि उनके जहन में था कि इस वोट बैंक को अगर वो अपने कब्जे में कर लेती हैं तो पश्चिम बंगाल में वो अपनी जड़ें जमा सकती हैं मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के। उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो एक रास्ता था वो कहीं ना कहीं गैर मुस्लिम पार्टी के रूप में देखा जाता था। वोटों का ध्रुवीकरण और गैर वाम वोटों को कैसे अपनी तरफ किया जाए, इसको लेकर के कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने अपना रास्ता बना लिया और इस रास्ते पर चलने की वो तैयारी शुरू कर चुकी थी। इन सभी परिस्थितियों को लेकर के जो धीरे धीरे करके था कि कहीं ना कहीं जो वाम सरकार थी उसका जादू कम हो रहा था और उसके जादू कम होने में ममता बनर्जी को ऐसा लगने लगा कि उनके लिए एक बड़ा अवसर है। अगर मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो कलकत्ता नगर निगम के नतीजे में उन्हें भ्रम में डाल दिया गया था और 13 मई 2001 को जब नतीजे आए तो तस्वीर साफ हो गई। बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व पर भरोसा जताया गया था और वाम दल 294 में से 199 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बरकरार हो गया था। अब इन सभी बातों को लेकर के 60 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस सिमट गई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने अपना पैर जो है वो तो जमा लिया था और पैर ऐसा जमाया था कि अब यहां से ममता बनर्जी सीधे दूसरे रास्ते की तरफ जाने की तैयारी शुरू कर चुकी। इसके बाद की जो कहानी शुरू होती है वो सीधे सीधे तौर पे देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी यहां से आगे बढ़ रही है। अब ये तो मैंने आपको वो कहानी बताई जो नितिन नवीन को इन सभी चीजों से, इन तथ्यों से अवगत होना पड़ेगा और किस तरह से ममता बनर्जी ने अपने को बंगाल में स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल और खिलवाड़ किया। इसके बाद की कहानी और बढ़ी। कहानी अब आगे आती है। मैंने आपको कहा था इस एपिसोड के शुरुआत में ही, इस विश्लेषण के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि बिहार में एनडीए सरकार को बरकरार रखने की एक बड़ी चुनौती नितिन नवीन के पास होगी। लेकिन 2026 के बाद जब बात 2027 की होगी तो 2027 में उत्तर प्रदेश एक और राज्य है जो बिहार के पश्चिम में है, एक पूरब और पश्चिम। पूरब और पश्चिम दोनों को साधने के लिए नितिन नवीन को एक बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वर्तमान हालात बने हैं, अभिमुक्ताचार्य जो हैं उनको लेकर के जो एक अलग तरह का माहौल बना है। इसके बाद मणिकर्णिका घाट पर आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के काशी में किस तरह से बनारस में लोगों का मंतव्य है, ये सभी चीजें उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित कर रही हैं। तो जहां एक तरफ ममता बनर्जी को साधने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की तैयारी भी अभी से शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान स्थिति बनी है उस स्थिति से निपटने के लिए एक बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी नितिन नवीन को, क्योंकि ये 2 राज्य ऐसे राज्य हैं जहां अगर भारतीय जनता पार्टी की का पैर उखड़ गया
तो उसके बाद से पैर जमाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो चीजें नजर आ रही हैं, जितनी चुनौतियां नजर आ रही हैं नितिन नवीन के सामने, ये सारी चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी ने खुद की पैदा की हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तथ्यों को लेकर के सामने आती है और उसको लेकर प्रचारित भी किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी का वर्कफोर्स बहुत बड़ा है, लेकिन उस वर्कफोर्स के साथ साथ जनता का क्या मूड है, क्या मिजाज है, वो ज्यादा असर करता है। बिहार में एक बड़ी जीत इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का जो एक तारतम्य है, जो एक दूसरे के साथ जो कॉम्बिनेशन है, वो बेहतर है, लोगों को पसंद आता है। डबल इंजन की सरकार को लेकर के कहा यह जाता है कि बिहार में विकास की धारा बहेगी, और यही वो कारण था जिसको लेकर के लोगों को इस भ्रम में, या फिर कहा जाए कि इस मुगालते में रखा गया, जिससे कि बिहार अचानक से बहुत कुछ बदल जाएगा। धीरे धीरे करके नीतीश कुमार उस रास्ते पर निकल चुके हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, जो कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है, हालांकि एनडीए सरकार है, लेकिन इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए मैं बता रहा हूं कि पूरा का पूरा वर्कफोर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर के थोड़ा सा फोकस्ड हुई है। जब से नीतीश नवीन कार्यभार संभाल लिए, तब से एक और बात सामने आ गई कि बिहार पर भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस है और बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की तरफ थोड़ा सा जाएं, तो आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज नजर आएगी। वो महत्वपूर्ण चीज कि जब जब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, तब तब दो लोगों की एक जोड़ी बनी है। दो जोड़ी अटल आडवाणी की रही है, उसमें कई लोग साथ देते रहे। ये दोनों ही जोड़ी कहां से आती थी, ये सबको पता है। अब नितिन नवीन की बात आई है, उसके बाद आपने देखा कि शाह और मोदी की जोड़ी आई। मोदी और शाह की जोड़ी को भी लोगों ने काफी पसंद किया और दोनों की तासीर बिल्कुल अलग थी। अब नितिन नवीन का समय आया है। नितिन नवीन के साथ कौन होगा, उसके लिए भी पूरी टीम का एक खाका बना लिया गया है। इसमें आरएसएस की भूमिका बड़ी होनी है, क्योंकि आरएसएस को ऐसा लगता है कि नितिन नवीन के माध्यम से वो काम करा पाएगी जो वो 2024 से पहले नहीं करा पा रही थी। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया था, जिसकी चर्चा हमने कई बार की है। अब लेकिन वक्त आ गया है कि 2029 में परिस्थितियां बदलेंगी। 3 बार के बाद चौथी बार जब प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने होगा, तो कई ऐसे जोड़ो घटाव है, गुणा भाग है, उसको कटघरे में रखा जाएगा और रखने के बाद फैसला लिया जाएगा। सबसे पहली लड़ाई जो है वो पश्चिम बंगाल में चल रही है। इस पश्चिम बंगाल की लड़ाई को कैसे टैकल करती है भारतीय जनता पार्टी, और इसमें कौन कौन उनके साथ होते हैं, एनडीए गठबंधन का कौन सा दल उनके साथ होता है। दिल्ली में मैंने पहले भी आपको बताया है कि दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, गुप्त मीटिंग चल रही है, अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं के साथ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद बिहार के लोगों का थोड़ा सा और ज्यादा फोकस बढ़ गया है, और बिहार की जो एनडीए गठबंधन की पार्टियां हैं, उसे इस बात का अब कहीं ना कहीं उम्मीद जग गया है कि आने वाले चुनाव में उसके साथ बेहतर सामंजस्य बिठाया जाएगा। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि एक तरफ जहां नितिन नवीन के लिए पश्चिम बंगाल बड़ी चुनौती है, वहीं उत्तर प्रदेश भी चुनौती लेकर के खड़ा है। अखिलेश और जिस तरह से ममता बनर्जी, ये दोनों एक बड़ा हर्डल है नितिन नवीन के कैरियर के शुरुआत में ही। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सबसे बड़ा हर्डल अगर कोई है तो बिहार में लालू और नीतीश है। ये दोनों कब दोस्त बन जाते हैं, कब दुश्मन बन जाते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि जब जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद की बुराई करना शुरू कर देते हैं, उनके शासनकाल की चर्चा शुरू कर देते हैं, तब तब बिहार में राजनीतिक उथल पुथल तेजी से होता है। आपको याद होगा कि जब वो पूरी तरह से आश्वस्त कर दिए थे भारतीय जनता पार्टी को, कुछ भी नहीं होना है, अब वो कहीं नहीं जा रहे हैं, तब उन्होंने 2022 में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर लालू प्रसाद का दामन थाम लिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं और परिस्थितियां ये मजबूर करती हैं कि फैसला आप क्या लेते हैं। मैंने शुरू में आपको कहा कि वक्त पर सही समय पर लिए गए फैसले
आपको आर या पार करते हैं। नीतीश कुमार सही समय पर फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो 1994 की बात कर लीजिए, 2005 की बात कर लीजिए, 2000 की बात कर लीजिए, 2015 की बात कर लीजिए या उससे पहले 2013 की बात कर लीजिए। नीतीश कुमार ने अपना फैसला बहुत सोच समझ के लिया है और जैसे ममता बनर्जी के लिए बिहार, माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी के लिए जैसे बंगाल जरूरी है, वैसे ही नीतीश कुमार के लिए बिहार जरूरी है। ममता बनर्जी ने जब से कमान संभाला है बंगाल का, तब से उन्होंने फटकने नहीं दिया है। हालांकि अपना प्रभाव भारतीय जनता पार्टी बढ़ाई है। पिछले चुनाव में ही वो अच्छी खासी सीटें, 70 से अधिक सीटें जीत करके आई थी। अब इस बार क्या होगा, इस पर नीतीश नवीन के कैरियर का भी एक बड़ा सवाल है। उनकी बुद्धिमत्ता, उनका सेक्रीफाइस और उनका ये 25-30 वर्षों का अनुभव क्या गुल खिलाता है, उनकी टीम कैसे काम करती है, ये महत्वपूर्ण है। तो वहीं नीतीश कुमार के साथ कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नितिन नवीन बिहार आते हैं, चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज में जाते हैं। दूसरा एक दही चूड़ा भोज भी चल रहा था, जिसमें नितिन नवीन के आवास पर दही चूड़ा भोज में कौन कौन शामिल हुआ, ये भी आपने देखा होगा। सबसे बड़ी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने कमान तो दे दिया है, लेकिन नितिन नवीन को उनके साथ साथ कई बोझ भी लाद दिए हैं। इस बोझ से कैसे अपने आप को बाहर करते हैं और इस बोझ को धीरे धीरे उतार करके पार्टी के फोरम में कैसे अपने आप को प्रूफ कर पाते हैं नितिन नवीन, ये एक बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती, 2 राज्यों में चुनाव है, यहां तो उन्हें प्रूफ करना ही है, लेकिन बिहार में 5 साल तक सरकार चलाने की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2005 के बाद, 5 से 10 के बाद कभी भी अस्थाई 5 साल तक चुनी हुई सरकार काम नहीं की है। क्या 2025 से लेकर 30 तक की ये सरकार अस्थाई रूप से काम करेगी या नहीं करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नितिन नवीन की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत के साथ साथ जो चीजें सामने आएंगी वो इस बात की तरफ इशारा करेंगी कि कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि आने वाला समय नितिन नवीन को कटघरे में खड़ा रखे हुए है, लिटमस टेस्ट है। और उसके साथ साथ जो परिस्थितियां बनी है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो है अपने ही राज्य में नितिन नवीन को सरकार को 5 साल चलाने की। लालू और नीतीश अनबुझ पहेली हैं और इस पहेली को सुलझा लिया वही चाणक्य है। देखना होगा कि नए युग का चाणक्य कौन बन करके आता है। सभी पार्टियां युवाओं पर भरोसा कर रही हैं, जिसमें भाजपा के साथ साथ अब जदयू और राजद भी उस रास्ते में निकल पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा वाणी में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।